साल 1972 राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी में जी जान से जुटे थे और उसी स्टूडियो की पहली मंजिल पर फिल्म बॉम्बे टू गोवा के कुछ इंडोर सीन भी फिल्माए जा रहे थे। और यहाँ से जब फिल्म का स्ट्रगलर हीरो बॉबी की हीरोइन को चमचमाती इंपोर्टेड कार में आता देखता तो उसकी आंखें खिल उठती। हीरोइन नहीं, कार को देखकर। उसे कारों का बहुत शौक था और जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि उन्हीं दिनों जब उसने अपनी ये हसरत फिल्म बंधे हाथ के सेट पर अपनी हीरोइन मुमताज को बताई थी तो उन्होंने अपनी मर्सिडीज की चाबी उसके हाथ में रखकर एक दिन के लिए अपनी कार दे दी थी। लेकिन इधर वो दरिया दिली नहीं बल्कि 16 साल की मैच्योर हीरोइन का ईगो बोल रहा था। खुद बॉबी के हीरो ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में ये वाकया शेयर करते हुए लिखा है कि डिम्पल कपाड़िया तब इंपोर्टेड कार में आती थी और अमिताभ एक टूटी फूटी फिएट कार में। एक बार अमिताभ ने मुझसे कहा कि यार तुम्हारी हीरोइन तो बड़ी महंगी कार में आती है। तो यही बात मैंने डिम्पल को छेड़ने के लिए कही और उसका जवाब चौंकाने वाला था। वो बोली, मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, मैं एक स्टार हूँ। अगर फिल्म हिट होती है तो भी स्टार हूँ और फिल्म नहीं चलती तो भी स्टार हूँ, इसीलिए मैं बड़ी कार में आती हूँ। फिल्म हिट भी हुई और डिम्पल वाकई स्टार बन गई। लेकिन दोस्तों, कहानी तो अब शुरू होती है। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही ये स्टार उस दौर के सुपरस्टार की बीवी बन चुकी थी। वो उम्र में उनसे 15 साल छोटी थी और स्टारडम में न जाने कितनी छोटी। लेकिन उस साल की ही नहीं, उस दौर की सबसे बड़ी हिट बन चुकी बॉबी में इतने सफल डेब्यू के बावजूद उसके सुपरस्टार पति को मंजूर नहीं था कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इधर 16 साल की बाली उम्र में ये सब कहाँ समझ में आता है। वो खन्ना के सुपरस्टारडम और ग्लैमर में उनकी पत्नी बनकर ही खुश थे। लेकिन कितनी खुश और कब तक रहीं ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि वक्त बताने वाला था। टूटी फूटी फिएट से आने वाला वो स्ट्रगलर हीरो उसी साल यानी जंजीर की सफलता के बाद बड़ी कार ही नहीं बड़े स्टारडम तक आ गया। और अगर ऋषि कपूर की इस खुल्लम खुल्ला खुलासे की माने तो अगर ऋषि ने उस साल बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर 30,000 रुपये की रिश्वत देकर न खरीदा होता तो ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को ही मिलने वाला था। खैर, पैसों से अवार्ड तो खरीदे जा सकते हैं, स्टारडम नहीं। अगले 2-3 साल में ही अमिताभ ने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों से राजेश खन्ना के स्टारडम ही नहीं डिम्पल के गुरूर में भी आग लगा दी। 70 के दशक के आखिर तक ये आलम था कि अमिताभ बच्चन की हर हीरोइन बड़ी कार वाली थी और कारों की तरह ही वो अपनी हीरोइनें भी बदल रहे थे। दूसरी तरफ डिम्पल की मैरिड लाइफ में सुपरस्टारडम के लुटने पिटने का गम हिचकोले लाने लगा था और अब उन्हें भी लगने लगा था कि फिल्में छोड़कर अच्छा नहीं किया। इधर राजेश खन्ना से उम्र का फासला अब रिश्ते में फासला बन चुका था। खन्ना की जिंदगी में पर्दे के पीछे अंजू महेंद्रू और टीना मुनीम जैसी लड़कियां आ चुकी थीं और डिम्पल उनकी 2 बेटियों की मां होने के बावजूद अलग रहने लगी। हालांकि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ पर साल 1982 तक वो दोनों बिल्कुल अलग हो चुके थे। और अब जब डिम्पल ने अपने खोए स्टारडम को दोबारा हासिल करने के लिए फिल्मों में वापसी का फैसला किया तो उन्हें पता चला कि उनका वो गुरूर कि मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, फिल्म चले या न चले मैं स्टार हूँ और स्टार रहूँगी, अब उन्हीं का मजाक उड़ा रहा था। साल 1975 से 82 के बीच अमिताभ का स्टारडम इतना बुलंद हो चला था कि अब डिम्पल तो क्या, राजेश खन्ना भी उनके कोई स्टार बनते तो स्क्रीन पर उनके लिए कोई खास स्पेस नहीं बचता। लेकिन सिर्फ एक फिल्म से बॉबी जैसी ब्लॉकबस्टर और कल्ट क्लासिक देने वाली हीरोइन को ये सब कहाँ मंजूर होता। उसे तो तलाश थी एक बड़े बैनर, एक बड़े बजट और एक बड़े रोल की, जो बॉबी नहीं तो कम से कम उसके साये में ही रहे। और ये मौका मिला अमिताभ के सुपरस्टारडम के ढलान पर और यहाँ भी उतार चढ़ाव और फिल्मी सियासत के एक झोल में। साल 1983-84 में शोले फेम डायरेक्टर रमेश सिप्पी सागर फिल्म बना रहे थे जबकि मनमोहन देसाई मर्द के लिए नई हीरोइन तलाश रहे थे। उन्होंने ये रोल डिम्पल कपाड़िया को ऑफर किया। राजेश खन्ना के दम्भी बंधनों से मुक्त हो चुकी डिम्पल को अमिताभ संग काम करने में अब खुशी हो रही थी। उस पर से मनमोहन देसाई के लगातार सुपरहिट देने के रिकॉर्ड और अमिताभ के स्टारडम के साथ ये एक गारंटीड सक्सेस वाली वापसी थी। लेकिन डिम्पल एक तो ज़्यादा पैसे मांग रही थी और अपने लिए ज़्यादा स्क्रीन स्पेस भी।
देसाई पैसे पर तो थोड़ा बहुत तोल मोल कर सकते थे, लेकिन अमिताभ के फिल्म में अब हीरोइनों के लिए कोई खास स्पेस डायरेक्टर तो क्या दर्शक भी नहीं चाहते थे। डिम्पल फिर फीस बढ़ाने पर अड़ गई। उन्हें लगा कि अगर कम पैसों में कम बैक किया तो आगे उठ नहीं पाऊंगी। खैर, पैसे की ये भूख उन्हें एक दिन अमिताभ की जलालत करने तक ले आई, जो आगे बताएंगे। इधर देसाई ने डिम्पल को छोड़ अमिताभ की रजामंदी के बाद बेताब फेम अमृता सिंह को कास्ट कर लिया। और ऐसे हालात का फायदा उठाया रमेश सिप्पी ने, जिनका उन दिनों अमिताभ संग 36 का आंकड़ा चल रहा था। शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार के मुकाबले अपना रोल काटे छांटे जाने से नाराज अमिताभ ने उनसे कट्टी कर ली थी। इधर खार खाए रमेश ने सागर फिल्म में डिम्पल के साथ ही एक और ऐसा नाम जोड़ लिया जो अमिताभ को चुभे, कमल हासन। वही कमल हासन जिन्होंने 81 में अमिताभ की आंधी के बीच एक दूजे के लिए जैसी फिल्म से बॉलीवुड में सफल एंट्री मारी थी। अमिताभ के साथ उनकी एक फिल्म खबरदार बन रही थी, जिसे अमिताभ ने बीच में ही छोड़ दिया था। और तब फिल्म मेकर भाग्यराज ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि अमिताभ ने यह फिल्म इसलिए छोड़ी कि उन्हें लग रहा था कि कहानी में कमल हासन छा जाएंगे। अब रमेश सिप्पी के पास अमिताभ को जलाने के लिए दो नाम थे, डिम्पल कपाड़िया और कमल हासन। और ऋषि कपूर तो थे ही, जो इस बात से मायूस थे कि अमिताभ की सुपर डुपर फिल्मों में भी उनके को स्टार्स को क्रेडिट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। सिप्पी ने डिम्पल को मुहमांगी रकम तो दी, लेकिन ऐसे ही नहीं। बॉबी में राज कपूर उनके उभरते हुस्न की जो अटखेलियां नहीं दिखा पाए थे, उसकी कसर सिप्पी ने उन्हें समंदर में नहलाकर और स्विम सूट में बहलाकर निकाली। खैर, बेहतरीन कहानी और गानों के साथ सागर एक कल्ट फिल्म तो बनी, लेकिन उस साल की टॉप ग्रॉसर लिस्ट में अमिताभ के मर्द से काफ़ी पीछे रह गई। उसके बाद 2-3 साल में ही डिम्पल को एहसास हो गया कि उनके नीचे से सितारों वाली जमीन खिसक चुकी, और 90 आते आते वो अमिताभ संग एक अदद फिल्म की सिफारिशें तक करने लगी। और उन्हें मौका दिया शशि कपूर ने अपनी फिल्म अजूबा में। फिल्म फ्लॉप हो गई और अब डिम्पल की कौन पूछे, खुद अमिताभ के लिए भी चुनौतियों भरे दिन शुरू हो गए थे। और वो दिन भी आया जब इसी डिम्पल ने चंद पैसों के लिए उनकी फजीहत कर डाली। एक्टिंग पर हावी होती उम्र और स्टारडम के बदलते रुख को भांपकर अमिताभ ने प्रोडक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। 1996 में अपनी कंपनी ABCL बनाई और 1997 में खुद की ही फिल्म लेकर आए मृत्युदाता। इस फिल्म में डिम्पल हीरोइन थीं और ये फिल्म एक डिजास्टर साबित हुई। कंपनी तो कर्ज में डूबी ही, कई कलाकारों के पेमेंट तक रुक गए। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में परोक्ष रूप से खुलासा किया था कि डिम्पल ने अपने बकाया पैसों के लिए न केवल फोन पर गाली गलौज की थी, बल्कि कानूनी नोटिस के साथ अपने सेक्रेटरी को मेरे घर भेज दिया था। हालांकि तब उन्हें ऐसे नोटिस मिलना आम बात हो चली थी। अमिताभ की माने तो मैंने सबको यही भरोसा दिलाया था कि आज नहीं तो कल एक एक पाई चुका दूंगा और मुझसे जो भी बन पड़ेगा अतिरिक्त भी करूंगा। और दोस्तों, हुआ भी ऐसा ही। 2000 में मोहब्बतें और फिर KBC के बाद जब अमिताभ के दिन फिरे, उन्होंने हर उस शख्स की खुले दिल से मदद की जो पहले नाराज थे। यही डिम्पल कपाड़िया जो उम्र की ढलान पर और बुरी माली हालत में थी, अमिताभ ने अपनी फिल्म में उन्हें को स्टार बनाया। और आगे डिम्पल ने भी उनका आभार माना और अब कई मौक़ों पर कह चुकी हैं कि अब भी वो अमिताभ संग काम करने में प्राउड फील करेंगी। खैर, जो भी हो, सबक यही है कि हमें हर उतार चढ़ाव में शांत और संयत रहना चाहिए। पैसा, कामयाबी और इमेज कभी ठहर कर नहीं रहते। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करते ही चलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। कभी खुशियों की सरगम दिखे